हेलो भैया दीदी लोग, कैसे हो? सब ठीक? हम भी बढ़िया। हमारा नाम है फिल्मी राजन और आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेकर के, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं PS1 का। जी हाँ, पोन्नियन सेल्वन वन, मतलब कि पहला पार्ट इस मूवी का। ये तमिल सिनेमा की एक मैग्नम ओपस मूवी है जो कि रिलीज हुई है 30 सितंबर को। पोन्नियन सेल्वन जो मूवी है वो बेस्ड है कल्कि कृष्णमूर्ति के लिखे एक नॉवेल पे। और ये कहानी है आज से लगभग 1000 साल पुरानी इंडिया की ग्रेटेस्ट एम्पायर चोल साम्राज्य। वैसे तो तमिल लिटरेचर का इंडियन लिटरेचर में कद बहुत ऊंचा है और इतना ही ऊंचा है पोन्नियन सेल्वन का कद तमिल लिटरेचर में। 5000 पेजेस से ज्यादा की इस किताब की कहानी को फिल्म में कन्वर्ट करना कितना कठिन रहा होगा, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई सारे प्रयास पिछले 70 सालों में किए गए, लेकिन सारे असफल रहे। MG रामचंद्रन से लेकर के कमल हसन तक और खुद मणिरत्नम ने तो 2 बार इस मूवी को बनाने का ट्राई किया, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि इतनी बड़ी कहानी को या तो सिर्फ वेब सीरीज के रूप में बनाया जा सकता था या टीवी सीरियल्स के रूप में, लेकिन अगर इसको इस तरीके से बनाते तो इसकी जो सिनेमैटिक ब्यूटी है वो खत्म हो जाती। फाइनली जब बाहुबली 1-2, KGF 1-2, पुष्पा 1-2 जैसी मूवीज आने लगी तो मणिरत्नम को यह यकीन हुआ कि भैया इस मूवी को जो है हम 2 पार्ट्स में बना करके रिलीज कर सकते हैं। और जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बाहुबली जैसी थी, मतलब मेरा टेस्ट भी बाहुबली जैसा था, तो और बहुत सारे लोगों का भी होगा, तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे अंदर। और फाइनली जब मूवी रिलीज हुई और 30 सितंबर को, और मैंने यूट्यूब पे जाकर के कुछ रिव्यूज देखे, उसके बाद तो जो भी मेरी रही सही उम्मीद थी भैया वो भी चली गई। मतलब कि मूवी देखने जाने का मन था ही नहीं, मगर 1-2 लोगों के समझाने के बाद और इसी पर्पस से कि मैं रिव्यू कर पाऊंगा इस मूवी का, मैं चला गया मूवी देखने। एंड टू माय बिगेस्ट सरप्राइज दिस वाज एन एपिक मास्टरपीस, अ मैग्नम ओपस। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस पसंद आने में और समझ में आने में। एक्चुअल प्रॉब्लम है समझ में आने की। और तो और YouTube के कुछ सो कॉल्ड रिव्यूअर्स जो हैं वो मणिरत्नम के डायरेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं कि मणिरत्नम को ऐसे डायरेक्ट करना था, ये कमी है, वो कमी है, ये है। मतलब अब आप ये समझ लो कि मणिरत्नम इंडियन सिनेमा के अंदर में एज अ डायरेक्टर लीजेंड गिने जाते हैं, और राजमौली जैसे डायरेक्टर भी उनके कहानी कहने के फैन है। हम अगर इस फिल्म को, जिसको ना सिर्फ तमिल में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतना ह्यूज एप्रिसिएशन मिल रहा है, जरूरी क्रेडिट या रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारी कमी है। और इसके बाद फिर हम बच्चन पांडे और हीरोपंती जैसी मूवीज ही डिजर्व करते हैं। इतनी क्लास मूवी को हम कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? समझ में नहीं आना हमारी अंडर प्रिपरेशन हो सकती है, हमारी माइंड की कैपेसिटी कम हो सकती है, ये हमारा फॉल्ट है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी को एप्रिसिएशन मिल रहा है। देखिए, कुछ बहुत अच्छे सीन्स, बहुत अच्छा VFX यूज करके आपको फिल्म एक अच्छी फिल्म दिखाई जा सकती है, आपसे एप्रिसिएशन लिया जा सकता है, मगर कहानी कहने का तरीका सबसे मुश्किल होता है। और मणिरत्नम ने इस कहानी को जिस तरीके से कहा है, जिस तरीके से डायरेक्ट किया, जिस तरीके से आपको फील कराया है, दैट इज एन एपिक। आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप इस मूवी को थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, जिसके साथ आपको ये मूवी देखनी चाहिए, के साथ देखोगे, क्योंकि ये मूवी तमिल जो ऑडियंस है उनके लिए तो इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि उनको उस कहानी के बारे में पता है, हमें नहीं पता है। हमें भी थोड़ा सा जानना चाहिए मूवी देखने से पहले। खैर, आगे बढ़ते हैं मूवी के रिव्यू की तरफ। अगर ये फिल्म आप देखने जाने वाले हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ये वीडियो मीनिंगफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि ये हिंदी ऑडियंस को मूवी क्यों पसंद नहीं आई। देखिए, इसके 2 कारण है। पहली बात, मूवी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई, लेट कैचअप किया उन्होंने। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बाहुबली के साथ माइंड के अंदर साइलेंट कंपैरिजन लोगों का चलता ही रहता है, क्योंकि हमारा टेस्ट ही वही, हमने पीरियड ड्रामा के रूप में सिर्फ बाहुबली या फिर आशुतोष गोवारिका की कुछ मूवीज ही देखी हैं और उनसे हमारा साइलेंट कंपैरिजन चलता है। दिस इज वन ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीरियड ड्रामा। ये एक वॉर मूवी नहीं है। अब मूवी ये समझ में क्यों नहीं आई? समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि हम भारत के इतिहास को जानते नहीं। अगर हम बात करें अपने स्कूल के दिनों की, तो चेर, चोल, पांड्या और राष्ट्रकूटास को मिलाकर के हमारी हिस्ट्री की बुक में एक ही चैप्टर होता था। और चोल राजा के नाम पे हमें सिर्फ राजा राजा फर्स्ट के बारे में पता है, जो कि चोला साम्राज्य के सबसे महान राजा रहे। हमारे हिंदी प्रदेशों के स्कूल का सिलेबस कुछ इस ढंग से भी डिजाइन होता है कि हमें तमिल और साउथ हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता, बहुत बारीकी से उसे पढ़ा करके निकल जाया जाता है। दूसरा, समझ में नहीं आने का कारण यह भी है कि यह फिल्म आपको हर छोटी छोटी बात को घोल करके नहीं पिलाएगी। आपके सामने सीन्स रखे जाएंगे, आपके सामने सिचुएशंस रखी जाएंगी, कुछ तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, कुछ तो खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप पॉपकॉर्न खाते हुए, मोबाइल चलाते हुए फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आपको यह फिल्म बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। फिल्म के साथ आपको अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट में, एक बार आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यह फिल्म कहीं छोड़ करके नहीं जाएगी। और जब आप सीट से उठेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, वो है वाओ। रही बात बाहुबली से कंपैरिजन की, तो देखिए, बाहुबली एक फिक्शनल स्टोरी है। उस फिल्म के अंदर में जो डायरेक्टर है उसके पास एक सिनेमैटिक लिबर्टी है, एक सिनेमैटिक फ्रीडम है, मतलब कोई भी सीन किसी भी तरीके से फिल्माया जा सकता है। लॉजिक और रियलिज्म वाला फैक्टर उस पर काउंट नहीं होता है। मगर यहाँ पर एक कहानी आपके पास पहले से है, और जो कि चोल साम्राज्य की कहानी है, ठीक है, जहां पे आपको रियलिज्म को एकदम पकड़ करके रखना है।
ठीक है, वहां पर आप सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ले सकते। बाहुबली का जो सिनेमा है वो लॉजिक और रियलिटी पे नहीं चलता है, वो चलता है लार्जर देन लाइफ वाली चीजों पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेड़ों पर लोगों को बांध करके किले के अंदर पहुंचाया जाता है तो वो बियॉन्ड लॉजिक ही है, मगर आपको इस मूवी में कोई भी सीन ऐसा नहीं मिलेगा जो बियॉन्ड लॉजिक हो। और जाहिर सी बात है ये फिल्म मणिरत्नम के लिए इसको रॉ और रियल रखने के एस्पेक्ट में काफी चैलेंजिंग रही हो। दूसरे तरीके से मणिरत्नम के सामने यह भी चैलेंज रहा होगा क्योंकि कहानी को अगर रियलिटी के पास में रखना है तो ये काफी ज्यादा रिसर्च वर्क मांगती है। एक और बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है जिस वजह से हिंदी ऑडियंस इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाती है या इस मूवी को समझ नहीं पाती है, वो इसके कैरेक्टर्स के नाम और जगहों के नाम। जी हाँ, आपको बिल्कुल पता ही होगा कि साउथ इंडियन नेम्स एंड साउथ इंडियन प्लेसेस के जो नाम हैं वो कितने कितने मुश्किल है उनको याद रखना या उनको प्रोनाउंस करना। बट ट्रस्ट में आपको अगले 3 मिनट के अंदर ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी और अगर उसके बाद आप ये फिल्म देखने जाते हैं तो आपको फिल्म को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ इनके किरदारों से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स की, ताकि आपको इनके नाम याद रह जाए। स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट लोग समझ नहीं पाते वो आप रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको याद रहेंगे तो आपको फिल्म शुरू से समझ में आएगी। सबसे पहले बात करेंगे राजा सुंदर चोल की। जी हाँ, प्रकाश राज ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। ये चोल साम्राज्य के राजा हैं और लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं और बीमार चल रहे हैं। इनको डिसाइड करना है कि इनका अगला राजा कौन होगा। इनकी राजधानी तंजौर है। अब इनकी 3 संतानें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संतान है आदित्य करिकालन। आदित्य करिकालन का रोल प्ले किया है विक्रम ने। चियान विक्रम, इनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, अपरिचित से लेकर के आई तक, ठीक है। तो आपको इनकी मूवीज के बारे में और इनकी एक्टिंग के बारे में तो सब पता ही होगा। आदित्य करिकालन जो है, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में कांचीपुरम है, वही कांची में युद्ध लड़ रहे हैं और दूसरे साम्राज्यों को जीत रहे हैं। सेकंड नंबर पे आती है इनकी बेटी कुंदावी। जी हाँ, त्रिशा कृष्णन ने कुंदावी का रोल प्ले किया है। काफी खूबसूरत भी लगी है और इनका बहुत अच्छा रोल भी है। इनका पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है और ये रहती हैं राजा सुंदर चोल के साथ ही तंजौर राजधानी में। तीसरे नंबर में आते हैं अरुमोजी वर्मन। ये वही राजा है जिनके बारे में आपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, राजा राजा फर्स्ट। जी हाँ, चोल साम्राज्य के सबसे महान राजा, और यही है पोन्नियन सेल्वन। इन्हीं के ऊपर है ये पूरी बुक। ये फिल्म में इस समय लंका में कुछ युद्ध लड़ रहे हैं और दूसरे साम्राज्यों को जीत रहे हैं। ये है वंथियाई थेवन यानी कि कार्थी। पूरी फिल्म में आपको पूरा एंटरटेनमेंट देने का काम इन्हीं का है। एक पल भी आप बोर नहीं होंगे। जब जब ये स्क्रीन पे होंगे आप उस सीन को एंजॉय कर रहे हो। वंथियाई थेवन जो है वो आदित्य करिकालन के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े हैं साथ में और अच्छे मित्र भी हैं। और एक बार बता दे, पूरी फिल्म में एक को लड़की नहीं बची जहां ये आदमी फ्लर्ट ना किया हो। और ये आदमी ऐसे फ्लर्ट करता है, आजकल की जितनी मॉडर्न पिक्चरों में फ्लर्ट देखते हो सब भूल जाओगे इसके आगे। ये एपिक लेवल पे है। अब आती है मैडम नंदिनी। अरे इनको कौन नहीं जानता। जी हाँ, फिल्म में बहुत 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 खूबसूरत लगी है। बहुत बहुत तगड़ा किरदार इनको मिला हुआ है। आप इनके हर सीन को एंजॉय करने वाले। आपको लगेगा कि यार क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। ये है राजा पर्वतेश्वर। जी हाँ, तमिल में थोड़ा सा नाम इनका डिफरेंट है ताकि वो प्रोनाउंसिएट कर ले और हम नहीं कर पाते, इसलिए पर्वतेश्वर है। और ये हैं नंदिनी के पति। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पति का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में। सरप्राइज तो हुए ही होगे आप, और इस तरह के बहुत सारे सरप्राइज आपको फिल्म में मिलेंगे। अब ये है मधुरा कांता। जी हाँ, रहमान नाम है इनका और आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। इससे पहले इन्होंने मधुरा कांता का रोल प्ले किया है और मधुरा कांता जो है वो सुंदर चोल के बड़े भाई, जिन्होंने बहुत पहले राज सिंहासन को त्याग दिया था, उनके बेटे हैं। लेकिन अब इनके पास आ चुकी है लालच और इन्हें गद्दी पे बैठना है और ये राजा पर्वतेश्वर के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ये है वानथी यानी कि सोभिता धूलीपाला। जी हाँ, ये आपको कोदावी के साथ दिखाई देंगी और ये फिल्म में पोन्नियन सेल्वन यानी कि अरुमोजी वर्मन की लव इंटरेस्ट। कुछ और भी किरदार है मगर उनसे आपका परिचय मैं नहीं, वंथिया थेवन फिल्म में करवाएंगे। अब कहानी क्या है यार, कहानी बता देंगे तो फिल्म काहे को देखोगे। फिर भी थोड़ा थोड़ा हिंट दे ही देते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है आदित्य करिकालन यानी कि विक्रम घोड़े पे बैठ करके धुएं के बीच से एंट्री मारते हैं। एक वॉर सीन है छोटा सा, वहां पे आदित्य करिकालन और वंथियाई थेवन यानी कि कार्ती मिल करके पांड्या के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो। उस युद्ध के खत्म होते ही फिल्म में यह दिखाया जाता है कि आदित्य करिकालन को गुप्त सूचना मिलती है कि उनके चोल साम्राज्य के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है तंजौर में। उनको बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम तंजौर चले जाओ और पता लगाओ कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, और उसके बाद जो भी तुमको खबर मिले वो तुम सीधे कुंदावी को दे देना। वंथियाई थेवन निकल पड़ते हैं और इसी बीच उनकी जर्नी में आपको ढेर सारे किरदारों से आपको मुलाकात होती है और सारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन यही दिक्कत रही है हिंदी दर्शकों के साथ। उनके लिए ये बड़ा मुश्किल काम रहा है कि वो इन किरदारों के नामों को याद रखें, ताकि जब भी बाद में रेफरेंस पॉइंट आता है कि भाई उसने ये बोला तो वो कौन था वही याद नहीं रहता। बट अभी आपने देख लिया तो आपको शायद याद रहे। और वंथियाई थेवन जब तंजौर पहुंचते हैं तो वहां उनको पता चलता है कि राजा परमेश्वर जो है वो मधुरा कांता के लिए बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं कि मधुरा कांता को गद्दी पे बैठाना है। और फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर आपको सारे षड्यंत्र देखने को मिलते हैं। बट आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रख के जाना कि आपको बाहुबली टाइप का सिनेमा मिलेगा। सिंपल एक कहानी उस समय की सेटिंग में, लेकिन कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप उस कहानी को एंजॉय करने लगोगे, कहानी के कैरेक्टर्स के बीच में खो जाओगे और आप मूवी को फील
फील करने लगोगे। फिल्म में एक्शन और वॉर सीन्स को रॉ और रियल रखने की कोशिश की गई है और 10वीं सदी में जो औजार और युद्ध तरीके थे, टेक्निक थी, उनका ही यूज करते हुए दिखाया गया है। मतलब कि लार्जर देन लाइफ ना बना करके रियलिज्म के पास रखा गया है, जिससे बाहुबली के वॉर एंड एक्शन सीन्स के जो लोग फैन हैं उन्हें निराशा हाथ लगती। वहीं बाहुबली में वीएफएक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ था, यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल आपको कम देखने को मिलेगा और जितना कहानी के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही ऐड किया गया है। मगर जितना जरूरी था उतना वीएफएक्स आपको फिल्म में मिलेगा और कहीं से भी ये सारे सीन्स आपको खराब नहीं लगेंगे। इस फिल्म का प्योर मकसद है पोन्नियन सेल्वन की कहानी को आपके सामने पहुंचाना और ये इस एस्पेक्ट में इतनी लाजवाब फिल्म बन के आती है कि इसकी स्टोरी टेलिंग ही सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट निकल के आता है। और उस समय का आपको साम्राज्य दिखेगा, उस समय 10वीं सदी का चोला किंगडम की संपन्नता दिखेगी और आप इन सब चीजों को देख करके सरप्राइज रह जाओगे कि हमारा इंडिया कभी ऐसा भी था। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि जब फिल्म को रियल दिखाना होता है तो उसमें काफी ज्यादा रिसर्च वर्क की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, काफी ज्यादा, क्योंकि जब आप एक काल्पनिक कहानी को गढ़ते हैं जैसे कि बाहुबली, उसमें आपके पास पूरी लिबर्टी, आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी तरीके से दिखा सकते और वो बिलीवेबल भी लगता है। लेकिन रियलिज्म में जब बात करते हैं तो उसमें पूरा रिसर्च वर्क लगता है कि जिस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, जिस प्रकार के एक्शन सीन्स हैं, जिस प्रकार का कल्चर है, जिस प्रकार का डांस है, हर चीज को रियलिज्म के पास रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए काफी रिसर्च लगता है और इसीलिए इस फिल्म के पास सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है। अब फिल्म की तरह अदर एस्पेक्ट्स की बात कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं करूंगा सिनेमेटोग्राफी। इससे अच्छी सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एकदम ओरिजिनल और ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी है, लाजवाब है, क्लासिक है। अगर आपको 250 रुपए की टिकट मिल रही है वो भी सिर्फ इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए, स्टोरी हटा दीजिए, बाकी चीजें हटा दीजिए, तो भी ये वर्थ है। इस फिल्म के अंदर जो कैमरे से चीजों को दिखाया गया है वो इतना खूबसूरत है कि आप उसको देख करके दंग रह जाओगे, आपके मुंह से सिर्फ वाव निकलेगा। कलर्स का भी सिलेक्शन इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में 4 चांद लगाता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर के प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब कि सेट वेट जो भी है, पैलेस वैलेस जो भी है, इतना बेहतरीन है कि इसके लिए आपको इसके पीछे की हुई रिसर्च दिखती है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी लाजवाब है, लेकिन कहानी के भी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक दिया इस फिल्म में ए.आर. रहमान ने। ए.आर. रहमान इतने बड़े लीजेंड है कि उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज्यादा रहती है और वो हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं। गाने जो है, इस फिल्म को देखने जाने से पहले मुझे इस फिल्म के केवल 2 ही गाने मैंने सुने थे जो मुझे पसंद आए थे। एक है इसका टाइटल सॉन्ग चोला चोला, वो बेहतरीन सॉन्ग है, और दूसरा है कावेरी से मिलने जाना है, वो गाना भी बहुत अच्छा है। तमिल कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी, स्पेशली जो डांस सीक्वेंसेस हैं। एक वो राक्षस मामा वाला डांस है जहां कार्ती डांस करते हैं, वो भी आपको बहुत एपिक लगेगा। उसके अंदर जो मेकअप यूज हुआ है वो भी बहुत एपिक लगेगा। तमिल कल्चर का फ्लेवर इस फिल्म के अंदर दिख जाएगा। अगर मुझे कुछ बहुत अच्छे सीन्स याद करने हो फिल्म में, तो एक सीन याद आता है जहाँ पे नंदिनी और कुंदावी यानी त्रिसा और ऐश्वर्या के बीच बातें होती हैं। वो सीन आप फिल्म देख के निकलोगे फिर भी आपको याद रहेगा। लेकिन इस पूरी फिल्म में अगर आपको कोई सीन्स पिक करने हो तो आप 137 के हर वो सीन को देखिए जहाँ पे वो नंदिनी से मिलते हैं, जहाँ पे वो कुंदावी से मिलते हैं, जब वो फ्लर्ट करते हैं। तो 137 इस फिल्म की जान है। ओवरऑल ये मूवी बहुत बहुत औसम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 20% भी मन बना रहे हैं जाने का तो 100% कर लीजिए उसको और चले जाइए। आप फिल्म से निराश होकर के नहीं लौटेंगे, बट किसी ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइएगा कि आपको बाहुबली जैसा सिनेमा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि बाहुबली से अलग जरूर होगा मगर बाहुबली से कम नहीं। सो फाइनली मेरे रिव्यू में मैं इस फिल्म को देता हूं 4.5 स्टार। और ठीक है, चलते हैं यार, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, काफी ज्यादा थक चुका हूँ, आंखें बंद हो रही हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। और मूवी देख करके आइएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मूवी मेरा रिव्यू देखने के बाद कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।